मैं एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में एक सख्त लकड़ी के पलंग पर जाग गया। मुझे आखिरी चीज याद थी कि मैं सुबह 3 बजे अपनी स्कूटर चला रहा था जब एक ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी। अपनी पुरानी जिंदगी में मैं एक अनाथ था जो 3 जॉब्स करता था सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की माँ के मांगे हुए ब्राइड प्राइस 3 लाख युआन जमा करने के लिए। अब मैं एक अलग दुनिया में था, जैसे पुराने जमाने में। मैं एक गरीब किसान बन गया था, नाम भी जियांग यूवे। न माँ बाप, न पैसा, न बीवी, बिल्कुल पहले जैसा। और भी बुरा, यहाँ वॉर चल रही थी और सबको हेड टैक्स देना पड़ता था। अगर मैं आधे महीने में नहीं दे पाया तो मुझे शहर की दीवारें बनाने भेज दिया जाता और वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। फिर गांव का मुखिया ओल्ड वैंग एक भीड़ के साथ आया। उसने कहा, सरकार पॉपुलेशन बढ़ाना चाहती है, इसलिए वो 7 औरतें हमारे गांव भेज रहे हैं। हर आदमी को एक बीवी लेनी होगी, लेकिन कोई एक्स्ट्रा मुंह खिलाना या एक्स्ट्रा टैक्स देना नहीं चाहता था। इसलिए वो चाहते थे कि मैं सब 7 को ले लूं। मेरा दोस्त डॉन ने मुझे वॉर्न करने की कोशिश की। उसने कहा, मैं मुश्किल से खुद को खिला पाता हूँ और 7 और लोग मतलब 7 और टैक्सेस। लेकिन ओल्ड वैंग ने मुझे 30 बोरी चावल देने का ऑफर दिया, हर घर से एक, अगर मैं मान जाऊं। उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि वो मेरा घर ठीक करेंगे और खेती में मदद करेंगे। मैंने दिखावा किया कि मैं सोच रहा हूँ, लेकिन अंदर से मैं खुश था। अपनी पिछली जिंदगी में मैं एक बीवी अफोर्ड करने के लिए मरने तक पहुंच गया था। अब 7 मुझे फ्री में मिल रही थी, ऊपर से चावल भी। जब ऑफिशियल्स औरतें और चावल छोड़कर चले गए, मैंने उन्हें देखा। वो सब जवान थी, सबसे छोटी शायद 7 या 8 साल की, सबसे बड़ी लगभग 17। उनके चेहरे गंदे थे, कपड़े फटे हुए, आंखों में डर था। वो मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई, रुकने की भीख मांगती हुई, बताती हुई कि वो क्या क्या कर सकती हैं। खाना बनाना, सिलाई, खेती, पानी लाना। मेरा दिल दुख गया। मुझे पता था स्ट्रगल क्या होता है। मैंने उन्हें उठने को कहा, कोई घुटनों पर नहीं बैठना, अब हम फैमिली हैं। मैंने कहा, चलो चावल पकाते हैं। वो शौक में थी कि मैं उनके साथ खाना शेयर करूंगा। मुझे पता था चावल ज्यादा दिन नहीं चलेगा 8 लोगों के लिए, लेकिन मैं टेंशन में नहीं था। मेरे पास अपनी पुरानी जिंदगी की फिजिक्स डिग्री थी। मैंने घर में एक पुराना बो ढूंढा और कुछ पुलीस यूज करके उसे सिंपल कंपाउंड बो बना दिया। मैंने औरतों से कहा, लकड़ी जमा करें जब तक मैं पहाड़ों में हंटिंग करके आता हूँ। जब मैं निकला, मुझे महसूस हुआ वो मेरी अजीब बो को देख रही हैं। मुझे अभी नहीं पता था, लेकिन उन औरतों के पास भी अपने सीक्रेट्स थे। सबसे बड़ी वाली ने अपनी स्लीव में एक छोटा चाकू छुपा रखा था और वो पहले से ही भागने की बात कर रही थी। लेकिन उस वक्त मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मुझे खाना लाना था और लोगों को खिलाना था। 2 जिंदगियों में पहली बार चीजें अच्छी लग रही थी। मैं सुबह जल्दी अपनी होममेड कंपाउंड बो के साथ पहाड़ों में चला गया। रास्ते में मुझे ओल्ड वू और उसके हंटर्स मिले। वो मुझ पर हंसे। एक बोला, मैं कभी फीजेंट भी नहीं पकड़ पाया, तो मैं 7 बीवियों को कैसे खिलाऊंगा? ओल्ड वू ने कहा, हंटिंग डेंजरस है और मैं खाली हाथ लौटूंगा। मैं बस मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया। पहाड़ के आधे रास्ते पर मैंने बो टेस्ट किया। अच्छा लग रहा था। पुलिस स्मूथली काम कर रहे थे। फिर मुझे घास में एक मोटा रैबिट दिखा। मैंने बो खींचा, एम किया और एरो छोड़ा। वो सीधा रैबिट के गले में लगा। मेरा पहला रियल किल। मैं इतना एक्साइटेड था कि लगभग चिल्लाने वाला था। दोपहर तक मैंने 5 रैबिट्स पकड़ लिए, कुछ दिन के लिए काफी। मैं घर लौटने वाला था तब मुझे झाड़ियों में आवाज आई। मैं धीरे से आगे बढ़ा और एक बड़ा वाइल्ड बोर देखा जो फेजेंट खा रहा था। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। ये डेंजरस था, लेकिन मीट काफी वैल्यूएबल होता। मैंने एक एरो उसके साइड में मरा। बोर चीखा और सीधा मेरी तरफ दौड़ा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके दांत बहुत खतरनाक लग रहे थे। मैं पीछे लड़खड़ाया, हाथ कांप रहे थे और दूसरा एरो लगाया। जब वो कुछ मीटर दूर था, मैंने खुद को काम रखा। मैंने उसके सर पर एम किया और छोड़ा। एरो उसकी आंख के थ्रू स्कल में घुस गया। बोर गिर गया और हिलना बंद कर दिया। मेरे पैर ढीले पड़ गए। मैं लगभग गिर गया। ये मेरी इस जिंदगी में मौत के सबसे करीब था। बोर बहुत बड़ा था, शायद 400 या 500 पाउंड। मैं इसे अकेला नहीं उठा सकता था। खूस कसीमाती से मुझे पहाड़ पर कुछ हंटर्स मिल गए और मैंने उन्हें पैसे देने का वादा किया मदद के लिए। जब हम गांव पहुंचे, सब लोग देखने लगे। बाकी हंटर्स ने पूरे दिन में मुश्किल से कुछ पकड़ा था, कुछ पतले रैबिट्स और कुछ स्पैरोज, और मैं एक जायंट बोर, 5 रैबिट्स और एक फीजेंट लेकर आया। ओल्ड वू का पाइप मुंह से गिर गया। सब पूछने लगे मैंने कैसे किया। मैंने बस कहा, लक था। कुछ लोग मजाक में बोले कि स्वर्ग मुझे मारने से पहले एक अच्छा मील दे रहा है, लेकिन सब खुश नहीं थे। मैंने उस वक्त नोटिस नहीं किया, लेकिन 2 ट्रबल मेकर्स, वांग बियाओ और हौसान, मुझे लालची नजर से देख रहे थे। वो प्लान बना रहे थे कि जब मैं मीट बेचूंगा तो मुझे लूट लेंगे। वो मेरी बीवियों के बारे में भी सोच रहे थे। मुझे पता ही नहीं था क्या होने वाला है। घर वापस आने पर वो 7 औरतें हैरान रह गई। उन्हें लगा मैं भाग गया और उन्हें छोड़ दिया, लेकिन मैं आधा मारा हुआ एक बोर घसीट कर वापस आया। वो तुरंत काम में लग गई। पानी उबलना, चक्कू तेज करना, रैबिट साफ करना। मैंने देखा उनकी आंखें बदल चुकी थी। पहले वो मुझे डर से देखती थी, अब उनमें कुछ रिस्पेक्ट जैसा था। उन्हें लगा मैं एक स्किल्ड हंटर हूँ, इसलिए मैंने 7 बीवियां लेने की हिम्मत की। सच ये था, ये मेरी जिंदगी की पहली हंटिंग थी। भुने हुए मीट की स्मेल पूरे आंगन में फैल गई। मैं इतना भूखा था कि मैंने रैबिट का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाल लिया। फिर मैंने नोटिस किया सब 7 औरतें बस खड़ी हैं, खाने को देख रही हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही। मैंने उन्हें खाने को बुलाया। ब्लू ड्रेस वाली लड़की ने धीरे से पूछा, क्या उन्हें सच में अलाउ है? तब मुझे याद आया, इस दुनिया में औरतें तब तक नहीं खाती जब तक आदमी खत्म ना करे। उन्हें सिर्फ लेफ्ट ओवर्स मिलते हैं। मैंने उसे एक रैबिट लेग दिया और कहा, मैंने ये सब
सब हम सब के लिए शिकार किया है। एक एक करके सबने हाथ बढ़ाया और मीट लिया। वो जल्दी जल्दी खाने लगी जैसे उन्होंने काफी टाइम से अच्छा खाना नहीं खाया हो। 3 रैबिट्स, फिजन और बॉर का बड़ा हिस्सा लगभग सब खत्म हो गया। एक पतली सी लड़की रो पड़ी और मुझे अच्छा आदमी बोला। मैंने कहा, इस घर में कोई सख्त रूल्स नहीं है, जब तक मेरे पास खाना है कोई भूखा नहीं रहेगा। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं पागल हूँ। एक ने पूछा, मैं इतना दयालु क्यों हूँ? मैंने कहा, क्योंकि वो इंसान है, जानवर नहीं। मेरे लिए आदमी और औरत सेम है, सबको खाना, गर्मी और इज्जत मिलनी चाहिए। ये सुनकर कई लड़कियां रो पड़ी। शायद किसी ने उनसे कभी ऐसे बात नहीं की थी। उस रात मैंने सबसे बड़ी वाली को बुलाया। वो लगभग 17 की थी, मिट्टी से भरी हुई, लेकिन उसका अंदाज अलग था। मैंने उसे मुंह धोने को कहा। जब वो साफ होकर वापस आई, मैं हैरान रह गया। वो खूबसूरत थी, गोरा रंग, तेज आंखें, एक नेचुरल ग्रेस जो आम लोगों में नहीं होती। मैंने उसका नाम पूछा। पहले उसने क्रिसैंथेमम बोला, फिर बोला उसका असली नाम शरशुर है। मैंने उसे कहा, वो मेरे पास जो क्लीन कपड़े हैं वो पहन ले। वो सफेद पड़ गई। उसे लगा मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ कह रहा था उसके कपड़े बहुत फटे हुए हैं। वो शौक में थी। मैंने उसे बाकी औरतों का जिम्मेदार बना दिया। उसे हिसाब किताब आता था जो अच्छा था। मैंने कहा, कल वो मेरे साथ मार्केट चलेगी बोर बेचने। हमें चावल, कपड़े, बेडिंग और सबसे इम्पोर्टेंट हेड टैक्स के लिए पैसे चाहिए। 8 लोग मतलब 8 टैक्सेस और हमारे पास सिर्फ आधा महीना है। फिर मैंने कहा, मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगा, वो सब 2 बेडरूम्स में एडजस्ट हो जाएं। शुरशुर कंफ्यूज थी। घर का आदमी सबसे बुरी जगह पर सो रहा है। लेकिन मैं इतना ठग गया था कि समझाने का टाइम नहीं था। मैं लेट गया और तुरंत सो गया। मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे जाने के बाद वो मेरे बारे में बात कर रही थी। शुरशुर ने अपनी बहन मनमन को मार्केट प्लान बताया। मनमन को यकीन नहीं हुआ कि मैंने कुछ ट्राई नहीं किया। शुरशुर में कहा, मैं अलग हूँ। जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मेरी आंखों में लल्लच नहीं होता। लेकिन वो अभी भी मुझ पर पूरा भरोसा करने को रेडी नहीं थी। वो कुछ छुपा रही थी, अपनी असली पहचान का कोई सीक्रेट। शुरशुर ने डिसाइड किया, कल का मार्केट ट्रिप उसका चांस होगा मुझे समझने का। मुझे इस सब का पता नहीं था। मैं बस गहरी नींद सो रहा था। अगले दिन सुबह जल्दी मैं और शुरशुर एक उधार लिए कार्ट पर बोर रखकर मार्केट के लिए निकले। जाने से पहले उसने अपने चेहरे पर कोल का सूत लगा लिया, अपनी खूबसूरती छुपाने के लिए। स्मार्ट मूव। भीड़ भरे मार्केट में सुंदर लड़की का अलग दिखना ठीक नहीं होता। रास्ते में मैंने हल्का फुल्का बात करने की कोशिश की। उसने कहा, बचपन में वो अपने पिता के साथ मार्केट जाती थी। फिर चुप हो गई। मैंने ज्यादा नहीं पूछा। जब हम मार्केट पहुंचे, बोर देखते ही भीड़ लग गई। एक बुचर ने पूरे के लिए 5 तेल्स ऑफर किए। मैं मानने वाला था। तब शुरशुर ने मेरी स्लीव खींचकर एक आइडिया दिया। वो ब्रिलियंट था। मैं पीछे हट गया और उसे हैंडल करने दिया। उसने बार को टुकड़ों में बांटा, लेग्स, रिब्स, टेंडरलॉइन, हेड और हर पीस अलग अलग हाईएस्ट बिडर को बेचा। उसने बताया कौन सा पार्ट क्यूरिंग, ब्रेजिंग या स्टर फ्राई के लिए बेस्ट है। मर्चेंट्स को बहुत पसंद आया और वो एक दूसरे से बिड करने लगे। 1 घंटे से कम में सब बिक गया। मैंने पैसे गिने, 7 तेल से ज्यादा। ये बटर के ऑफर से 2 टेल ज्यादा था। मैं इम्प्रेस था। उसने कहा, अगर हमारे पास बेटर टूल्स होते तो हम मीट को स्मोक या ड्राई करके और ज्यादा कमा सकते थे। मैंने पूछा, क्या उसने पहले बिजनेस किया है? उसने कहा, उसके पिता एक मर्चेंट थे और वो उनसे सीखी है। लेकिन उसकी आंखें उदास हो गई और वो आगे नहीं बोली। उसकी कहानी में कुछ गड़बड़ थी। एक रेफ्यूजी जो प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बार्गेन करे। फिर एक आदमी सिल्क रोब में आया और अपना नाम वू ले बताया, यंग ट्रेडिंग कंपनी का मैनेजर। उसने पूछा, क्या हमारे पास और गेम है बेचने के लिए? मैंने तुरंत मौका पकड़ा और कहा, हम प्रोफेशनल हंटर्स हैं जो रेगुलर सप्लाई दे सकते हैं। वो बहुत खुश हुआ और हमें अपनी शॉप में बुलाया। यंग ट्रेडिंग कंपनी पूरे रीजन की सबसे बड़ी बिजनेस थी। उनके ओनर यंग शूर चोंग जंगनान के सबसे अमीर आदमी थे। जैसे ही हम अंदर गए, मैंने देखा शरशूर उस गोल्डन साइन को देखकर आंसुओं से भरी आंखों से तक रही है। मुझे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। अंदर मैंने चावल, कपड़ा, क्विल्ट्स, 7 सेट, विमेंस क्लोथिंग, नमक, मसाले और एक आयरन पॉट खरीदा। डिस्काउंट के बाद टोटल 3 टाइल्स और 6 कॉइन्स बने। बोर के पैसे का आधा खत्म, लेकिन घर पर सबको ये चीजें चाहिए थी, खासकर औरतों को। शुरशुर हैरान थी कि मैंने उनके लिए कपड़े लिए, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं। फिर मैंने मैनेजर वू से कुछ अलग चीज मांगी। रिफ्रैक्टरी क्ले, ग्रेफाइट क्रूसिबल्स, क्वेंचिंग ऑयल, ब्लैक मिशिंग मटेरियल्स। उसकी भौएं ऊपर उठ गई। उसने पूछा, एक हंटर को इन सब की क्या जरूरत? मैं उसके पास झुककर धीरे से कुछ बोला। जो भी मैंने कहा, उसकी आंखें चमक उठी और वो तुरंत सब अरेंज करने चला गया। शुरशुर मुझे कंफ्यूज देख रही थी। उसने भी वही पूछा, एक हंटर को ब्लैक मिश सप्लाईज क्यों चाहिए? मैं बस मुस्कुरा दिया। मेरे प्लान्स थे जो अभी कोई समझ नहीं सकता था। सनसेट तक हमने लगभग सारे पैसे खर्च कर दिए। 3 टायल नॉर्मल सप्लाईज पर और 3 टायल ब्लैक मिशिंग मटेरियल्स पर। कार्ड भरा हुआ था और हम घर लौट रहे थे। जंगल के रास्ते पर 4 मास्क आदमी छुरी लेकर सामने आ गए। ये वोंग बियाओ और उसका गैंग था, गांव के वही ट्रबल मेकर्स। उन्हें हमारा सामान, पैसे और शरशूर चाहिए थी। मैं शांत रहा। मैंने पहले ही एक लाइम पाउडर का बैग और एक मोटा डंडा सीट के नीचे छुपा रखा था, जस्ट इन केस। मैंने दिखावा किया कि मैं हार मान रहा हूँ। मैंने शरशूर को कार्ड से उठाने को भी कहा। उसकी आंखों में इतना दर्द था, उसे लगा मैं उसे दे रहा हूँ। जैसे ही वोंग बियाओ उसकी तरफ बढ़ा, मैंने लिम उनके चेहरे पर फेंक दिया। वो चीखने लगे और आंखें रगड़ने लगे। मैंने डंडा उठाया और उन्हें जोर जोर से पीटा। हर वार के साथ मैंने कहा,
मेरे लोगों को कभी हाथ मत लगाना। मैंने उनके मास्क उतार दिए। वोंग बियाओ और होसन जैसे मैंने सोचा था। मैंने उनका पैसा ले लिया, 2 टैल सिल्वर और कुछ कॉपर कॉइन्स। बोला ये उनकी जान की कीमत है। मैंने डंडा पत्थर पर तोड़ दिया ताकि मैसेज क्लियर हो जाए, फिर उन्हें जंगल में लात मारकर भगा दिया। वो धमकी देते हुए भाग गए। जब मैं शुरशुर की तरफ मुड़ा, उसने मुझ पर चक्कू तान दिया। वो कांप रही थी। उसे लगा मैंने उसे छोड़ दिया था। मैंने हाथ ऊपर किए और धीरे धीरे समझाया। मैंने कहा ये सब प्लान का पार्ट था। मुझे चाहिए था वो गार्ड डाउन करे ताकि लाइम काम करे। वो आखिर में शांत हो गई, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी वो पत्थर पर फिसल गई और चाकू सीधा मेरी थाई में घुस गया। वो सफेद पड़ गई। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसने अपनी स्लीव से कपड़ा फाड़कर बैंडेज किया। मैं अंदर ही अंदर हंसा। डाकू मुझे चोट नहीं पहुंचा पाए, लेकिन मेरी अपनी बीवी ने दे दी। घर लौटने पर बाकी 6 औरतें नई चीजों, कपड़ों, क्विल्ट्स, चावल और सब्जियों को देखकर खुश हो गई। चैन ली अन यू, तीसरी बीवी, ने मेरी बैंडेज लेग देखी और मुझे अंदर ले गई। मैंने कहा मैं बस गिर गया था। शुरशुर हैरान थी कि मैंने उसे कवर किया। वो बाद में मेरे लिए पॉरेज लाई और पूछा मैंने झूठ क्यों बोला। मैंने कहा वो मेरी बीवी है, मैं उसे ब्लेम क्यों करूंगा। उसने सांस ली और बोला अगर मैं उसका रिस्पेक्ट जीत लूं तो मुझसे शादी करना इतना बुरा नहीं होगा। लेकिन मुझे पता था वो बिलीव नहीं करती कि एक सिंपल गांव वाला कभी ऐसा कर सकता है। मुझे उसकी पूरी कहानी अभी नहीं पता थी, लेकिन उसकी आंखों में दिखता था वो किसी और दुनिया से आई थी। वो प्लान कर रही थी कि जैसे ही रेस्ट करेगी वो अपनी बहन को लेकर चली जाएगी। वो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स में नहीं घसीटना चाहती थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि उसी वक्त वोंग बियाओ और उसके लोग नदी के पास छुपे हुए बदला लेने का प्लान बना रहे थे। वो रात में मेरे घर घुसकर मेरे परिवार को नुकसान पहुंचना और सब कुछ जला देना चाहते थे, लेकिन अभी तक मुझे कुछ पता नहीं था। फिलहाल बेड पर पड़ा हुआ एक घायल पैर और गर्म पॉरेज के साथ मुझे एक ऐसा एहसास हो रहा था जो मैंने कभी अपनी दोनों जिंदगियों में नहीं महसूस किया था। एक सच्चे घर की गर्माहट। उस रात शुरशुर ने मेरी मदद की आयरन फर्नेस बनाने में। मैंने अपनी फिजिक्स डिग्री का पूरा यूज किया। डबल लेयर वॉल्स, स्पाइरल एयर चैनल्स और डबल एक्शन बेलोज जो दोनों तरफ से हवा भेजता है। शुरशुर बार बार सवाल पूछ रही थी। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। सच में इस दुनिया में किसी ने नहीं देखा था। अगले दिन दोपहर तक मैंने फर्नेस खोला और पिघला हुआ आयरन बाहर बहने लगा, लाल सुनहरे रंग में चमकता हुआ। शुरशुर को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा टॉप क्राफ्ट्समैन को आयरन मेल्ट करने में दिन लगते हैं और मैंने एक रात में कर दिया। मैंने समझाया कि मेरा फर्नेस 1400 डिग्री से ज्यादा हीट तक पहुंचता है, जो नॉर्मल से बहुत ज्यादा है। मैं गलती से सेल्सियस बोल गया। उसने तुरंत पकड़ लिया। मैंने इसे एक टेक्निकल टर्म कहकर टाल दिया, लेकिन मुझे पता था उसका दिमाग चल रहा है। वो कोई आम रिफ्यूजी नहीं थी। उसे बिल्कुल समझ आ गया था कि ये टेक्नोलॉजी कितनी वैल्यूएबल है। मैं महसूस कर सकता था उसका एटीट्यूड बदल रहा है। पहले वो जाना चाहती थी, अब वो रुकना चाहती थी। यही मैं चाहता था। जब एक औरत किसी आदमी में इंटरेस्ट लेने लगती है, वही शुरुआत होती है। फिर उसने नोटिस किया मेरा घाव फिर से खुल गया है। उसके चक्कू से लगा पुराना वून बेलोस चलाते वक्त दोबारा खुल गया था। वो मुझे अंदर ले गई बैंडेज करने के लिए। उसमें स्नो लोटस और मॉर्निंग ड्यू की खुशबू थी। मैं नोटिस किए बिना नहीं रह सका। उसने मुझे बोला मैं अपनी पैंट ऊपर करूं ताकि वो घाव देख सके। मैं डिस्ट्रैक्टेड था और गलती से सब नीचे खींच दिया। वो चीख पड़ी और अपनी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा लाल हो गया। मैं घबरा गया और जल्दी से कपड़े ठीक किए। बार बार सॉरी बोलता रहा। ये सच में एक्सीडेंट था। थोड़ी ऑकवर्ड साइलेंस के बाद मैं बेड पर लेट गया और वो घुटनों के बल बैठकर दवा लगाने लगी। उसके हाथ नरम थे लेकिन कांप रहे थे। उसके बालों की कुछ लट मेरी गार्ड को छू गई। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। जब वो बैंडेज कर चुकी, वो जल्दी से उठकर जाने लगी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रुकने को कहा। वो घबरा गई और बोली हाथ छोड़ो। मैंने शुरशुर का हाथ छोड़ दिया और समझाया कि मैं बस चाहता हूँ वो मेरे साथ चले ली दान के पास, जो मेरा पड़ोसी और ब्लैकस्मिथ है। वो तुरंत शांत हो गई। हम उसके घर गए और पहुंचने से पहले ही झगड़ा सुनाई दिया। उसकी वाइफ स्याओ जुआन चिल्ला रही थी कि सैलरी कम हो गई है और वो हेड टैक्स कभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जब उसने मुझे देखा, उसे लगा मैं फ्री में मदद लेने आया हूँ और वो मुझे डांटने लगी। उसने मुझे फेलियर कहा, जो हमेशा दूसरों पर डिपेंड करता है। मैंने कहा इस बार बात अलग है। मैंने एक सिल्वर टेल निकाला और ली डैन को डबल मंथली वेज देने का ऑफर दिया। स्याओ जुआन ने कॉइन तुरंत छीन लिया, दांत से चेक किया और अचानक फ्रेंडली हो गई। ली दान इतना पैसा लेने में अनईजी था, लेकिन मैंने कहा काम उसके लायक होगा। वापस आते हुए मैंने उसे बताया मुझे फार्मिंग टूल्स नहीं वेपन्स चाहिए। वो हंसा और बोला बिना प्रॉपर फर्नेस के ये इम्पॉसिबल है। फिर मैंने अपना कोर्टयार्ड गेट खोला और उसे अपना फर्नेस दिखाया। उसने एक नजर गोल्ड शेप्ड फर्नेस पर दली और फिर हंसा, लेकिन मैंने उसे जलाया और बेलोस चलाया। जब आग व्हाइट हॉट हो गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा शहर की बेस्ट फोर्ज भी इतनी हीट नहीं दे सकती। वो बार बार पूछने लगा मैंने ये कहां से सीखा। मैंने झूठ बोला कि मुझे ये डिजाइन एक पुरानी किताब में मिला। शुरशुर पास खड़ी थी। मुझे पता था वो बिलीव नहीं करती, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ली दान तुरंत काम पर लग गया। मेरे फर्नेस के हाई क्वालिटी आयरन और उसके स्किल से उसने एक खूबसूरत डैगर बनाया। ब्लेड पानी की तरह स्मूथ था, इतना शार्प कि पत्थर पर गहरा निशान बना दे बिना डैमेज के। ली दान बहुत खुश था। उसने कहा जैसे जैसे वो फर्नेस समझेगा वेपन्स और बेटर बनेंगे। मैंने वो डैगर उठाया और शुरशुर को दे दिया। वो शौक में थी। आखिर उसने कुछ दिन पहले मुझे चक्कू मारा था। उसने पूछा क्या मैं नहीं डरता कि वो फिर
उसे मेरे खिलाफ उसे करेगी। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, वो मेरी बीवी है, मैं उस पे ट्रस्ट करता हूँ, मैं क्यों दारू। उसके चेहरे पर कुछ सॉफ्ट हुआ, थोड़ा सा, लेकिन मैंने नोटिस किया। लेकिन उस रात प्रॉब्लम आ गई। कुछ मास्क्ड आदमी हमारे घर आए मेरी बीवियों को नुकसान पहुंचाने। मैं गहरी नींद में था जब किसी ने मुझे जगाया। मेरे कंधे पर एक ठंडा हाथ और एक अजीब आवाज, उठ जाओ, बुरे लोग आ रहे हैं। मैंने आंखें खोली, लेकिन कोई नहीं था, जैसे कोई भूत हो। मेरे पास सोचने का टाइम नहीं था। मैं चुपके से विंडो तक गया और उन्हें देखा। वोंग ब्याओ, होसन और 2 और लोग दीवार पार कर रहे थे, हाथ में चक्कू और कुल्हड़ी। उनके चेहरे गुस्से से भरे थे। ये उनका बदला था जो मैंने रोड पर दिया था। मुझे अपना बो चाहिए था, लेकिन उससे पहले ही वो दरवाजा तोड़कर बेडरूम की तरफ दौड़ पड़े। औरतें चीखने लगी। आदमी उनकी गर्दन पर ब्लेड रखकर चुप रहने को बोले। मेरी बीवियां कांप रही थी, रो रही थी, अपना मुंह बंद कर रही थी। वोंग ब्याओ पूछ रहा था, मैं कहाँ हूँ? कोई नहीं बोला। फिर उनकी नजर शुरशुर पर पड़ी। उसने कोल साफ कर लिया था और उसकी असली खूबसूरती सामने थी। वो सब एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने सुना था मेरी बीवियां बदसूरत हैं, लेकिन शुरशुर तो किसी और दुनिया की लग रही थी। वो उस पर जानवरों की तरह लड़ने लगे, गंदी बातें करते हुए। शुरशुर ने अपने हाथ फोल्ड किए और सफेद पड़ गई, लेकिन उसकी आंखों में लड़ने की इच्छा थी। वो अपनी इज्जत खोना से पहले मरना पसंद करती। वोंग ब्याओ ने सबको धक्का देकर हटा दिया और उसकी तरफ बढ़ा, एक गंदी हंसी के साथ। उसे कह रहा था, मुझे भूल जाओ और उसके साथ आ जाओ। तब मैंने एरो छोड़ा। वो दरवाजे के थ्रू गया और एक आदमी को लगा। वो चीखा और गिर गया। सब जम गए। मैं अंदर आया, अपना कंपाउंड बॉ पकड़े हुए, दूसरा एरो ऑलरेडी ड्रॉन, वही बॉ जिसने वाइल्ड बोर को मारा था। मैंने उन्हें देखा और कहा जो मेरे दिल में था, तुम मेरी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे करते हो? मरने के लिए रेडी हो जाओ। मैंने 2 को तुरंत मार दिया और एक और गिर गया। कंपाउंड बो बहुत ही डेंजरस था। एरोज हड्डियां छेड़ते हुए आदमी को दीवार से चिपका देते थे। वोंग ब्याओ और होसान डर से जम गए। उन्होंने कभी ऐसा वेपन नहीं देखा था, लेकिन वोंग ब्याओ चालाक था। उसने शुरशुर को पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। यूज शील्ड बना लिया। मैंने बो एम किया, लेकिन मैं शूट नहीं कर सकता था बिना यूज हिट किए। हम दोनों फेस गए। कोई भी दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहा था। तब शुरशुर ने मूव किया। उसने वही डैगर निकाला जो मैंने दिया था और वोंग ब्याओ को घोंपा। वो चीखा और उस पर चाकू से वार किया। तभी पता नहीं कहां से एक पत्थर उड़ा और उसकी पीठ पर लगा। वो गिर गया। मुझे नहीं पता वो पत्थर कहां से आया, लेकिन मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने एरो छोड़ा। वो होसान के पार गया और वोंग ब्याओ को भी लगा, लेकिन उसने हिडन आर्मर पहना हुआ था। उसने उसकी जान बचा ली। वो विंडो से कूदकर अंधेरे में गायब हो गया। शुरशुर को बस छोटा सा स्क्रैच आया। वो ठीक थी। औरतें डर से कांप रही थी। 3 लाशें हमारे घर में पड़ी थी। मैंने सबको दूसरे कमरे में जाने को कहा जब तक मैं सफाई करूं। अगले दिन सुबह ली दान काम के लिए आया और बॉडीज देखकर लगभग बेहोश हो गया। मैंने उसे सब बताया। उसे यकीन नहीं हुआ कि मैंने 4 आर्म्ड आदमियों से अकेला लड़ाई की। उसने कहा, मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। पुराना जियांग युवे तो मुर्गा मारने से भी डरता था। मैंने कहा, 7 बीवियां आदमी को बदल देती हैं। फिर ली डैन ने मुझे वार्न किया। वोंग ब्याओ का एक भाई है जो वुल्फ रिट्स के बैंडिट्स के साथ है, जो पूरे एरिया का सबसे खतरनाक गैंग है। सरकार भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर वोंग ब्याओ उनसे मदद ले आया तो मेरा परिवार खतरे में है। मैं ये भी सोच रहा था कि कल रात मुझे किसने जगाया। वो ठंडा हाथ, वो अजीब आवाज। सब 7 औरतें तो सो रही थी। कोई कुछ छुपा रहा था। मैं ऑफिशियल्स को रिपोर्ट करने जाने वाला था कि वो खुद मेरे घर आ गए और उनके साथ वोंग ब्याओ भी था, लंगाड़ाते हुए, स्मग चेहरे के साथ। उसने मेरी तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाया कि मैंने उसके दोस्तों को मारा और उनका पैसा चुरा लिया। पूरा गांव देखने आ गया। मारे हुए लोगों के परिवार रो रहे थे। होसान की बुड्ढी माँ मुझे बद्दुआ दे रही थी। एक औरत अपने बच्चे को पकड़कर मुझे किलर बोल रही थी। एक आदमी चिल्लाया कि मैं अपनी जान से इसका भुगतान करूं। आधा गांव मुझे लटकाने को रेडी था। ली डान बीच में आया और मेरी तरफ से बोला, ये सेल्फ डिफेंस था। तब मेरी 7 बीवियां आईं। शे लियन यू ने सीधा बोला, कोई भी आदमी रात में हथियार लेकर घर में नहीं घुसता जब तक वो नुकसान ना करना चाहे। मेरे पति ने बस हमें बचाया। बाकी औरतों ने भी सच बताया। भीड़ का मूड बदलने लगा। सबको पता था वोंग ब्याओ का गैंग ट्रबल मेकर है। लोग उसके खिलाफ होने लगे। लेकिन वोंग ब्याओ के पास एक और चाल थी। उसने ऑफिसर से कहा, मैंने उन्हें बुलाया और पैसा लूटने के लिए अटैक किया। उसने ये भी कहा, उसके सिल्वर पर ब्याओ लिखा है और वो मेरे पास मिलेगा। मेरा दिल बैठ गया। वो सही था। मैंने रोड पर उसका पैसा लिया था। उसका मार्क्ड सिल्वर मेरे पॉकेट में था। ऑफिसर्स ने मुझे चेक किया और सिल्वर मिल गया। वोंग ब्याओ मुस्कुरा रहा था जैसे वो जीत गया। मेरी बीवियां डर गईं। लेकिन जब ऑफिसर ने मार्किंग देखी, उस पे ब्याओ नहीं लिखा था। उस पर लिखा था, आई लव माई वाइफ। वोंग ब्याओ ने खुद पकड़कर पढ़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आया क्या हुआ। मैं सीधा चेहरा बनाए रहा और सबको बताया, मैंने ये वर्ड्स खुद कार्व किए ताकि मैं अपनी 7 बीवियों से प्यार याद रखूं। शुरशुर और बाकी सब शर्मा गई। मुझे पता था वो मुझे थोड़ा बेशर्म समझ रही हैं, लेकिन अंदर से उन्हें अच्छा लगा। मैंने वो सिल्वर ऑफिसर्स को दे दिया टीफी के नाम पर और कहा, वोंग ब्याओ की इन्वेस्टिगेशन करें कि उसने मेरे घर में घुसकर हमारे परिवार को धमकी दी। वो उसे ले गए। वो चिल्लाता रहा कि मैं उसे फंसा रहा हूँ। जाते वक्त एक ऑफिसर ने शुरशुर को घुरकर देखा और बोला, वो कहीं देखी हुई लगती है। मेरा दिल कस गया। शुरशुर शांत रही और बोली, वो बस यहाँ शादी के लिए भेजी गई लड़कियों में से एक है। ऑफिसर ने कंधे उचकाए और चला गया। लेकिन मैंने ये नोटिस किया और याद रख लिया। जब हम अकेला हुए, शुरशुर ने पूछा, मैंने सिल्वर वाला ट्रिक
चेक कैसे किया? मैंने सच बताया। मुझे पता था वांग बियाओ मार्क्ड सिल्वर यूज करेगा, इसलिए फर्नेस बनाने के बाद मैंने उसे मेल्ट करके नया लिख दिया। जो फर्नेस आयरन मेल्ट कर सकता है वो सिल्वर के लिए तो आसान है। वो इम्प्रेस हुई लेकिन अभी भी टेंशन में थी। उसने कहा यहाँ के ऑफिशियल्स करप्ट हैं और वांग बियाओ ज्यादा दिन बंद नहीं रहेगा। मैंने अग्री किया। मैंने कहा हमें उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। वो शौक में आई, फिर हाँ में सिर हिला दिया। उसने कहा उसके एक्सपीरियंस ने उसे सिखाया है अगर प्रॉब्लम को खत्म नहीं किया तो वो और बड़ा होकर वापस आता है। मैंने ये पकड़ा, उसका एक्सपीरियंस। एक यंग रेफ्यूजी का ऐसा एक्सपीरियंस कैसा? मैंने उस ऑफिसर के बारे में पूछा जिसने उसे पहचाना था। उसने अपने होंठ काट लिए और मुझे कहा इसमें मत पड़ो। उसने कहा उसका सीक्रेट जान लेना मुझे मरवा सकता है। वो और उसकी बहन मान प्लान कर रही थी कि उनकी मुसीबत उन तक पहुंचने से पहले वो चली जाएंगी। वो मुझे अपनी प्रॉब्लम में नहीं घसीटना चाहती थी। मैंने बस उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा वो मेरी बीवी है, चाहे सिर्फ नाम के लिए ही सही। अगर मुसीबत आई तो मैं खदा नहीं देखूंगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। बाद में मैंने सुना मान शुरशुर से कह रही थी कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ और शायद उसे मुझे सच में पति मान लेना चाहिए। शुरशुर ने उसे दाद दिया। उसने कहा हमारे बैकग्राउंड्स का फर्क बहुत बड़ा है और उनकी मुसीबत बहुत खतरनाक है। अगर उनका सीक्रेट खुल गया तो सब मर जाएंगे। मैं भी। मैं कोने में खड़ा था, मेरे हाथ बंधे हुए। उन्हें लगा मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। उन्हें लगा मैं बस एक गरीब गांव का शिकारी हूँ जो किसी पावरफुल दुश्मन के सामने कुछ नहीं। मैंने वहीं चुपचाप कसम खाई, मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा और एक दिन शुरशुर मुझे पति कहेगी दिल से। मैं 20 से ज्यादा वेपन्स लेकर यांग ट्रेडिंग कंपनी गया। चाकू, भाले, तलवारें। मैनेजर वू ने हर एक को देखा और तारीफ करता ही रहा। उसने पूरे लॉट के लिए 500 सिल्वर कॉइन्स ऑफर किए जो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। मैंने उसे 10 कॉइन्स दिए थैंक यू के लिए, शुरशुर की एडवाइस फॉलो करते हुए कि लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशन बनाना चाहिए। वो खुश हुआ और बोला वो मुझे और आयरन ओर दिलवाने में मदद करेगा। वो मुझे कैरेज में एक माइनिंग एरिया ले गया जहां एक जवान लड़का जो जिन काम करता था, लगभग 20 साल का, अच्छे कपड़े, कॉन्फिडेंस से भरा। जब वो ने बताया कि मैं ही वो आदमी हूँ जिसने वाइल्ड बोर मरा, जो जिन हंस पड़ा। उसने मेरी पतली बॉडी देखी और बोला ये मुमकिन नहीं। उसने बेट लगाई, अगर मैं प्रूव कर दूं कि मैंने बोर मरा तो वो मुझे टॉप क्वालिटी आयरन ओर फ्री देगा। मैंने अपना नया कॉम्पाउंड बो निकाला। ली दान ने उसे मेरी इंप्रूव डिजाइन से रिबिल्ड किया था, पहले से हल्का, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। सब लोग उस अजीब वेपन को देखकर हैरान थे। मैं एक 100 स्टेप्स दूर खड़ा हुआ, स्ट्रिंग खींची और एरो छोड़ा। वो टारगेट को सीधा छेड़ता हुआ उसे 2 टुकड़ों में तोड़ गया। पूरा क्राउड चुप हो गया। फिर जो जिन बिल्कुल बदल गया। वो प्राउड यंग मास्टर एक ईगर लड़के में बदल गया। वो मेरे पास आया, झुककर बोला मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। उसने कहा मेरी आर्चरी डिवाइन है और वो मुझे बाप की तरह सर्व करेगा। मैंने अपने मन में सोचा ये ज्यादा बो का कमाल है, मेरी स्किल का नहीं, लेकिन मैं ये बोल नहीं सकता था। मैंने कहा मैं सोचूंगा, स्टूडेंट लेना सीरियस बात है और हमारे फैमिली के टेक्निक्स ऐसे ही शेयर नहीं किए जा सकते। उसने रिस्पेक्ट दिखाने के लिए बेस्ट आयरन ओर से भरा कार्ट फ्री में दे दिया। मैं वापस आते हुए खुश था, लेकिन आधा घंटा बाद मेरा खून ठंडा हो गया। रोड पर बंदिट्स खड़े थे, वुल्फ रिज गैंग, और उनके साथ वैंग बियाओ भी था। पहाड़ी रास्ते पर 9 आदमी झाड़ियों से निकल आए। वैंग बियाओ उनके साथ था। ऑफिशियल्स ने उसे छोड़ दिया था, बेकार सिस्टम। वो वुल्फ रिज गैंग ले आया था। उनका लीडर एक बड़ा स्कार वाला आदमी था जिसे ब्रदर मौजी कहते थे। उन्होंने मेरी पतली बॉडी देखी और हंसने लगे। एक बोला वो एक उंगली से मेरे जैसे 10 को मार सकता है। दूसरा बोला मुझे खत्म करके वो मेरी बीवियों के पास जाएगा। मेरा खून खोल गया। ब्रदर मोजी ने कहा मैं खुद को मार लूं और सबका टाइम बचा लूं। उसने कहा वो मेरी खूबसूरत बीवी को उठा लेगा और खुद एंजॉय करेगा। मैंने ठंडे टोन में कहा जो मेरी औरत को हाथ लगाएगा वो मारेगा, लेकिन इस बार मैं रेडी था। पिछली अटैक के बाद मुझे पता था वांग बियाओ वुल्फ रिज गैंग ला सकता है, इसलिए मैंने कुछ नया बनाया था, स्लीव एरो। ये मेरी स्लीव में छुपा था, डुअल प्यूली सिस्टम के साथ, एक छोटा कंपाउंड बो जैसा, इस जमाने की किसी भी चीज से ज्यादा पावरफुल। जैसे ही पहला बंदित चक्कू लेकर मेरी तरफ दौड़ा, मैंने हाथ उठाया और स्लीव एरो चला। वो सीधा उसके सर में लगा। वो गिरने से पहले ही मर गया। सब एक साथ मुझ पर टूट पड़े। मैं लगातार फायर करता रहा, पास के लिए स्लीव एरो और दूर के लिए कॉम्पाउंड बो। एरोज उन्हें सीधा छेड़ते हुए निकल रहे थे। उनके पास आर्मर नहीं था। एक एक करके वो गिरते गए। कुछ ही पाल में 7 बंदिट्स जमीन पर थे। ब्रदर मोजी गुस्से में पागल हो गया। वो तलवार लेकर मुझ पर दौड़ा, चिल्लाता हुआ कि वो आखिरी सांस तक लड़ेगा। मैंने उसके बॉडी में एरो मारा, फिर स्लीव एरो से 3 और वार किए ताकि पक्का हो जाए। वो बिना आवाज के गिर गया। अब सिर्फ वांग बियाओ बचा था। वो वही खड़ा रह गया, जम गया, उन सब लाशों को देखते हुए जो वो साथ लाया था। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया था। मैंने अपना बो उठाया और सीधा उस पर एम किया। वांग बियाओ घुटनों पर गिर गया, रोता हुआ भीख मांगने लगा। मुझे अंकल जान बुलाने लगा। बोला वो कुत्ते की तरह मेरी सेवा करेगा। मैंने उसे भूखने को कहा। उसने बिना झिझक भूखा। फिर मैंने उसे एक आखिरी बात कही, कभी मेरी औरत को नुकसान पहुंचाने का सोचना भी मत। मैंने अपना डैगर निकाला और उसका सर काट
काट दिया। जैसे ही सब खत्म हुआ मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, मेरा पेट उलट गया और मैं झुककर उल्टी करने लगा। पिछली जिंदगी में मैंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी और अब मैंने किसी का सर काट दिया था इतनी नजदीक से। खून, हिलता हुआ जिस्म, सब बहुत ज्यादा था। मैं तब तक उल्टी करता रहा जब तक कुछ बच्चा ही नहीं। मैं वही खड़ा सोच रहा था मैं क्या बन रहा हूँ, क्या ये दुनिया मुझे बदल रही है या मैं हमेशा से ऐसा था। मैंने डिसाइड किया ये मैटर नहीं करता, मुझे स्ट्रांग बनना होगा, यही एक तरीका है अपने परिवार को बचाने का। तब मुझे पीछे से आवाज आई, मास्टर आप बहुत अमेजिंग हो। मैं तुरंत मुड़ा, हाथ स्लीव एरो पर। वो जोजीन था, माइन ओनर का बेटा। वो मेरे पीछे आया था क्योंकि वो मेरा कांटेक्ट लेना भूल गया था। उसने पूरी फाइट देख ली थी। ये प्रॉब्लम थी, अगर ये बात फैल गई कि मैंने वुल्फ रिज के लोगों को मारा तो पूरा गैंग मेरे परिवार के पीछे आ जाता। मैंने जो जिनसे सीधा पूछा, क्या वो नहीं डरता कि मैं उसे चुप रखने के लिए मार दूंगा? वो शांत रहा। उसने कहा, उसे लगता है मैं अच्छा आदमी हूँ जो बिना वजह किसी को नहीं मारता। समझदार लड़का। मैंने कहा, उसे चुप रखने का एक ही तरीका है, उसे मेरा अकॉम्प्लिस बनना पड़ेगा। एक पंडित अभी भी जिंदा था, जमीन पर पड़ा हुआ। मैंने जो जिनसे कहा उसे खत्म करो। उसके हाथ कांप रहे थे, पसीना उसके चेहरे पर था, लेकिन वो समझ गया अगर वो इसमें शामिल हो गया तो वो कभी नहीं बोलेगा। उसने चक्कू निकाला, आंखें बंद की और वार किया। आदमी मर गया। उसके बाद मैंने ऑफिशियली जो जिन को अपना डिसाइपर बना लिया। वो बहुत खुश होकर 3 बार झुका। मेरे अपने रीजंस थे। अब वो चुप रहेगा और उसकी आयरन ओर माइंस मेरे वेपन बिजनेस को फ्यूल करेगी। हमने सफाई की और जल्दी निकल गए। मुझे नहीं पता था कि वुल्फ रिज पर उनका लीडर पहले ही लाशें देख चुका था। वो गुस्से से कांप रहा था, टेबल पलट रहा था, जवाब मांग रहा था। उसने अपने लोग भेजे किलर को ढूंढने के लिए। वो किलर और उसके पूरे परिवार को मारना चाहता था। शिकार शुरू हो चुका था और सीधा मेरी तरफ आ रहा था। मैंने 300 टेल से ज्यादा सिल्वर अपनी बीवियों के सामने टेबल पर रख दिया। उनकी आंखें खुल गईं। ये हम 8 लोगों के हेड टैक्स के लिए काफी से भी ज्यादा था और फिर भी काफी बच रहा था। मैंने उन्हें गिफ्ट्स भी दिए, हेयर पिन्स, रूज, सिल्क फैब्रिक, छोटे एम्ब्रॉयडर्ड सैचेज। वो इतनी खुश थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर मैंने उनसे कहा वो अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे। फर्स्ट वाइफ शुरशुर, सेकंड चिन लियान्यू, थर्ड लिंजीशिया, फोर्थ जी शायद निकनेम, फिफ्थ ली टिंग, सिक्स्थ जुआन, 7th मनमान शुरशुर की छोटी बहन, सिर्फ 8 या 9 साल की।